नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है अमृत राय की लिखी कहानी व्यथा का सरगम। है गहरी काली नीरव निस्तंभ, केवल दूर पर कुत्तों के भौंकने की आवाज और कुछ गीदड़ों की। मनुष्य की आवाज तो गाने की एकाध कड़ी के रूप में कभी कभी सुनाई पड़ जाती है। किसी रिक्शे वाले के किसी रोमांटिक फिल्मी गाने की एक कड़ी, वरना सन्नाटा। पास के ही किसी घर से शहनाई का व्याकुल स्वर आ रहा है। शहनाई भी गजब बजा रहा है, जो दुख सुख दोनों के समान रूप से आदमी का साथ देता है। आज न जाने क्यों सुरेश्वर, मगर आप उसे क्या जाने। आपने शायद कभी उसे बीन बजाते नहीं सुना। जब वह आंख बंद करके बीन के तारों पर अपनी उंगलियां दौड़ाने लगता है, तो विश्वास ही नहीं होता कि यह सुरेश जो सामने बैठा है, उसकी अभी उठान पर ही उम्र है। उसने कभी कुल 3 बसंत देखे हैं। उसके स्वरों से प्रवाहित होने वाली व्यथा की उस सरिता में जिसने भी एक बार नहाया, उसका रोम रोम जैसे कांप उठा और उसे लगा मानो अनेक पतझड़ और शिशिर बजाने वाले की स्थिति और मज्जा में जाकर बस गए हों। सुरेश्वर रेलवे के एक ऑफिस में क्लर्क है। रेलों की घड़घड़ाहट और फाइलों की थकान को अपनी बीन के स्वर में बांधकर उसने उन्हें नया ही रूप दे दिया है। दिन भर की दौड़ धूप के बाद रात को यही उसकी शांति का निर्झर है। यही उसका सहारा है, कवच है। मानो यह न तो दफ्तर की फाइलें उसे खा जाएगी, रात को अपना कमरा बंद करके, जिसमें पड़ोसियों की नींद न खराब हो, वह अक्सर बड़ी देर तक बजाता रहता है। रात को इन घड़ियों का एकांत उसे बहुत प्रिय है। वह चाहता है कि जल्दी ही सो जाए, जिसमें दूसरे रोज तक अपनी बीन में खोया रहता है और समझता रहता है कि किसी बिंदु पर पहुंचकर घड़ी की सुइयां अचल हो गई है। सो आज न जाने क्यों सुरेश का मन उदास है। शहनाई का वह पतला स्वर खंजर की तरह उसके दिल के अंदर उतरता चला जा रहा है। एक अजीब सी वेदना, एक अजीब सा दर्द उसे अपने अंदर समो रहा है। उसकी बीन आज खामोश है। आज तो वह बस सुन रहा है। शहनाई के स्वर की वह बंकित कटार उसके अंदर उतरते ही चली जा रही है। सुरेश्वर जानना चाहता है कि अपने उतार और चढ़ाव में वह उससे क्या कहना चाहती है। पीड़ा की वह कौन सी अतल गहराई है जिसे छू लेने का उसे संकल्प किया है। शहनाई का स्वर उसके गहरे से गहरे मन में एक अत्यंत सुंदरी वारवत्त युवती का आकार ग्रहण कर अत्यंत किसी क्रूर दैत्य द्वारा शापित है। उसका सखा खो गया है। उसके परिजनों ने उसे छोड़ दिया है और उसे अकेले ही अपनी व्यथाओं का पर्वत ढूंढना है। उसकी मुखश्री तुहिन स्नान मटर के फूल के समान है। उसके कपड़े हिम के सदृश धवल है, पर उसकी मुख मुद्रा को जैसे किसी गहरी उदासी का धुआं लग गया हो। शहनाई के स्वर को इस मानव चित्र में बदलकर सुरेश्वर उसी को देखता हुआ खोया सा ठगा सा बैठा था। हठात जैसे किसी ने उसके कंधे पकड़कर उसे झकझोरा और होश मिला दिया, और तब उसे पता चला कि वह अपने आप को छल रहा था। जो मानस चित्र उसकी आंखों के आगे आ रहा है, वह शहनाई के स्वर का चित्र है। मांस मज्जा की एक वास्तविक तरुणी का चित्र है, जिसे उसने आज की शरणार्थियों की गाड़ी से उतरते देखा है। वह हजारा जिसे कि एक सीमा देशी हिंदू पठान तरुणी का चित्र है। जब शहनाई ने किसी भयानक दर्द को अपने स्वर में बांधने की कोशिश की, तो वह व्यथा सुंदरी आप से आप उसकी आंखों के आगे आ गई, समुद्र के फेन से निकलती हुई विनस के समान। हाँ, सचमुच विनस, उर्वशी, तक्षशिला की सुंदरी, सरों के पेड़ की सी सुघूर लंबाई, स्वस्थ यौवन से भरपूर छहरारा शरीर, सीमांत के कागजी बादाम जैसी आंखें, चंदा सागौर
संस्कृतज्ञ मुखमंडल, लंबी सी बेनी, मगर उसके ऊपर अंगरार के स्थान पर उदासी का एक गहरा लेप जो चेहरे के भाव को अमूल बदल देता है। उसे देखकर कोई उच्छृंखल भाव जैसे पास पर भी नहीं मार खा सकता। देखने के साथ ही उसे लगातार देखते रहने की इच्छा होती है। एक टक मगर उसके साथ ही दूसरे पूरे वक्त जैसे कोई भीतर बैठा एक बड़ी तकलीफ देह करी गुनगुनाता रहता है। सुरेश्वर ने आज ही तो उसके रहने की जगह देखी। धन्य भाग जो दूसरा महायुद्ध हुआ, वरना न लड़ाई होती, न मिलिट्री की बारके बनती और न आज मनुष्य की पशुता से भागकर शरण मांगने वालों को टिकने का कहीं कोई ठिकाना होता। शरणार्थियों की ये बनी बनाई बारके यूं मिल गई, योगा इन्हीं के लिए बनाई गई हो। इन्हीं बारकों में अपने घर बार, खेती किसानी दुकानदारी से उखड़े हुए लोग अपना सारा सामान लिए दिए पड़े थे। टीन के बड़े बक्स, मंझले बक्स, छोटे बक्स, खाटों के पाए, पाटिया, सुतली या बांध, सब अलग अलग मोड़ कर रखी हुई चटाइया, एक आध बाल्टी, लोटा, थाली, कनस्तर, किसी किसी के पास अपना हुक्का भी था। यही उसकी सारी गृहस्थी इसी गृहस्थी के धीरे बंधे हुए इस दुनिया में अपने लिए जगह बना रहे थे। बीबिया कुएं से पानी ला रही थी या रोटी पका रही थी और बच्चे धूल से सने कुछ सहमे सहमे से खेल रहे थे। लोहता की खाक का मिलान हजार की खाक से करके यह पता लगा रहे थे कि पशुता के कीटाणु कहाँ ज्यादा है और अपने जेहन से उस डरावनी शक्ले को निकालने की कोशिश कर रहे थे जिन्होंने उसकी नादान जिंदगी को भी चारों तरफ से डर की रस्सियों से कस दिया था। ही इसी नई दुनिया में उस आम को सुरेश्वर ने उस व्यथा सुंदरी को हल्के हल्के रोटी सेकते देखा था और उसकी विपत्ति की कहानी सुनी थी। एक ऐसे आदमी से जो बन्नों की पुरानी दुनिया में भी उसका पड़ोसी था और आज इस नई दुनिया में भी जिसकी दीवार उठ ही न पाती थी, क्योंकि वह आदम के बच्चे के हाड़ तोड़ ईमानदार मेहनत की पुख्ता नींव पर नहीं बल्कि पब्लिक की दया की थोथी भूस भूसी नींव पर आधारित थी। सुरेश्वर के यह पूछने पर कि उन्हें यहाँ कैसा लगता है, जिला हजारा की रहने वाली उस व्यथा सुंदरी बन्नों के पड़ोसी उस अधेड़ आदमी ने जो बात कही थी वह सुरेश्वर को भूलती नहीं। किसी की भीख के टुकड़े पर जिंदा रहने के से ज्यादा लालच की बात दूसरी नहीं होती। बाबूजी, उसी से सुरेश्वर को यह भी पता लगा था कि बन्नों की शादी हाल ही में हुई थी उसी गांव में। जबकि मारकाट शुरू हुई, उसके आदमी को कातिलों ने भेजा, नेजा भोज कर मार डाला और उसे उठाकर ले गए। फिर बन्नू ने वहां क्या देखा और कैसे एक रात जान पर खेलकर वह भाग निकली और छुपते छुपाते दूसरे भागने वालों के संग जा मिली। उसकी एक काफी साहसिक कहानी थी। वह अधेड़ आदमी जब शाम के धुंधलके में एक छोटी सी चारपाई पर बैठा वह किस्सा सुना रहा था, उस वक्त उसकी नायिका बन्नो इतने भयानक अनुभवों, पीड़ाव और साहस को अपने उस नाजुक शरीर में समेटे खामोशी के संग रोटियां सेक रही थी। उसी खामोशी से अपनी तकलीफों को सहते सहते वह कुछ कुछ विक्षिप्त सी हो गई थी। बोलने या हंसने में भी अब शायद उसे तकलीफ होती थी। उस दुनिया की तमाम और चीजों के संग जिसमें उसकी असमत और उसका पहरेदार भी था, उसका बोलना और हंसना भी जलकर राख हो गया था। 5,000 या 50,000 साल पहले आए भूंडोल में उसकी जिंदगी के बिना पलस्तर के टूटे हुए मकान में अभी उसकी शादी को हुए ही कितने दिन थे। उसकी उमंगों के पंछी भी जहां तहां मरे पड़े थे। जो कभी सर्द लाशें भी थी वहीं अब ठठरिया हो गई थी और शीशे की तरह चमकीले किसी पत्थर में गोया हंसी बीच में ही रुक गई
थी, मुंह खुला का खुला ही रह गया था। बारक के पास ही कुआं था, कुएं के पास ही एक कोठरी सी थी। पता नहीं लड़ाई के दिनों में वह किस काम में आती थी। अब तो वह खाली पड़ी रहती है। लड़के दिन के वक्त उसे उसमें लुकते छिपते रहते हैं। आज शाम 7:30 बजे उसमें अचानक बड़ी जान आ गई थी। बन्नो पानी भरने गई तो थोड़ी दूर पर ही उस कोठरी से उसे किसी के चीखने या चीख के जबरदस्ती रूंध दिए जाने की हल्की सी आवाज आई। हल्की मगर पैनी, कुछ मर्द आवाजों की फुसफुसाहट भी उसके कानों में पड़ी। उसने तय किया कि पता लगाना चाहिए। पानी लेकर लौटी, पानी रखा, एक ताक पर से अपना खंजर उठाया और चली। वह कोई 10 गज की दूरी पर रही होगी, जबकि कोठरी में से किसी आदमी ने कुछ खोजने के लिए एक दिया सलाई जलाई, जो भक से भी बुझ भी गई। बन्नो ने देखा कि 4-5 आदमियों ने एक नौजवान लड़की को जमीन पर दबा रखा है। लड़की चित लेटी हुई है या लिटाई हुई है। उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं है। 2-3 जवान उसके हाथ पांव कसे हुए हैं और वह मादरजात नंगी लड़की छटपटा रही है। कुछ खास जोशीले शरणार्थी नौजवानों के एक गिरोह ने आज शिकार किया था। उसका खून भी खून है, पानी नहीं। उन्हें बदला लेना आता है। वह अपनी जिल्लत का बदला लेंगे। अपने धर्म की किसी लड़की की लूटी हुई अस्मत का बदला वो दुश्मन की लड़की की अस्मत लूट कर चुकाएंगे। पास के एक गांव से 5-6 नौजवान कुछ चोरी और कुछ सीना जोरी यानी 1-2 आदमियों को घायल करके एक लड़की को उठा लाए थे और इस वक्त बारी बारी से उसकी अस्मत लूटकर न सिर्फ अपने वहशीपन को सुराग पहुंचा रहे थे, बल्कि उसके साथ ही साथ अपनी कौम की खिदमत भी कर रहे थे। एक लम्हे जो दिया सलाई जली थी, उसमें बन्नो ने इन कौम के खादियों को अपने कर्तव्य में रत किए देखा। उसे बात समझने में जरा भी देर न लगी। एक तो स्थिति यूं ही दिया सलाई की लाल सी रोशनी में इंसान की हैवानियत की तरह स्पष्ट थी। दूसरे बन्नो, उसे भी क्या कुछ बताने की जरूरत थी, वह जो कि खुद ऐसे ही एक नाटक की नायिका रह चुकी थी। बन्नो के भीतर बैठे हुए पशु की आत्मा को गंभीर संतोष मिला, गहरी तृप्ति का सुख। इसे ऐसे ही चीर डालना चाहिए। इसी का खुदा उन जानवरों का भी खुदा है, इसे यूं ही चीर डालना चाहिए। बन्नो के भीतर ही भीतर पश्चातिक उल्लास की लहर दौड़ गई, मगर कोई 1.5-2 मिनट के अंदर ही एक विचित्र मरोड़ के साथ एक दूसरी लहर उठी। सांप के काटने पर आदमी के जो लहर आती है, वह लहर उसमें झाग निकलती है। बन्नो को लगा कि जैसे वह एक बड़े आईने के सामने हो। जो लड़की जमीन पर मादरजात नंगी चित लेटी हो, वो वही है। बन्नो उसी को आधी दर्जन बाहें जमीन से चिपकाए हुए है और भेड़िए जैसी भूखी भूखी ये आंखें वही है जो पहले भी उसे यूं ही घूर चुकी है। कौन है, कौन है यहाँ? क्या हो रहा है? चिल्लाते हुई वह खंजर हाथ में लिए तेजी से कोठरी में दाखिल हुई। अंदर खलबली मच गई। 1-2 ने पहले भागने की कोशिश की, मगर फिर सब ने यही तय किया कि देखना चाहिए माजरा क्या है। हमारे काम में खलल डालने वाला यह कौन सा शैतान जमीन पर उतर आया है। बन्नो ने 1-2 जवानों पर हमला किया, मगर वे सधे हुए खिलाड़ी थे, बच गए और बन्नो की तरफ लपके कि उसके हाथ से खंजर छीन ले। मगर इसके पहले कि वे ऐसा कर पाए, बन्नो ने बिजली की तेजी से दौड़कर उस लड़की के पेट में खंजर भोंक दिया था और वही खंजर अपने सीने में चुभा लिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।